जुआ आमिष मदिरादारी आखे टकचोरी पर नारी, यही सातो व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। दर्वित ये सातो व्यसन दुराचार दुखधाम, भावित अंतर कल्पना वृषा मोह परिणाम। मोक्षार्थियों, मैं जानता हूं पाप तो पाप ही होता है। कोई पाप छोटा कोई पाप बड़ा ऐसा हुआ नहीं करता। कषाय तो कषाय होती है, कोई कषाय बड़ी कोई कषाय छोटी, कोई अच्छी कोई बुरी, ऐसा हुआ नहीं करता। ठीक उसी प्रकार व्यसन तो व्यसन है। सातों व्यसन में से कौन सा सबसे खराब है, कौन सा ठीक ठाक है, कौन सा मध्यम वर्ग में, कौन सा अच्छे वर्ग में, कौन सा हीन वर्ग में, ऐसा वर्गीकरण बेकार है, फिजूल है, निरर्थक है, असंभव है। मैं जानता हूं। ऐसा होने पर भी मैं कुछ सरकने की इजाजत मांगता हूं। हमारे ग्रंथ भी यही कहते हैं कि सभी व्यसन बराबर दुराचार दुखधाम है और दुर्गति के कारण है। लेकिन, और मैं भी यही मानता हूं, लेकिन थोड़ा विचार करिए। जब मांस सेवन का प्रकरण चल रहा है, मांस भक्षण रूप व्यसन की बात हम कर चुके हैं, उसमें कसाई जब मौत के घाट उतारता है किसी पशु को, तो कुछ ना कुछ मोल जरूर देता है, पैसा देता है मालिक को। उनके कुछ नॉर्म्स भी है अपने, कुछ वसूल भी है अपने। जैसे किसी को भी काटना हो, उनको गाय बकरी आदि आपने सुना होगा, सालों तक पहले खिला पिलाकर मोटा ताजा भी कर देते हैं। घरेलू जो संभालते हुए तो करते ही है, लेकिन बड़े बड़े कत्तल खानों में भी कुछ वसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं उनके। जैसे गवर्नमेंट ने भी ये तय किया है, चाहे जिसको कत्तल खाने में भर्ती नहीं किया जा सकता कभी भी, उसमें कुछ न कुछ जख्म आना जरूरी है। उसके अवस्था देखकर ही उसकी एंट्री कत्तल खाने में हो सकती है। अन्यथा कत्तल खाने में यदि किसी को भी भर्ती करेंगे स्वस्थ को, तो कत्तल खाना ही बंद हो जाएगा, शट डाउन करना पड़ेगा उनको। उनके कुछ उसूल है, कुछ असाधारण बीमारी हो तो ही कत्तल खाने में दे सकते हैं। इसके बावजूद भी मैंने यहां तक देखा है, कुछ कुछ कसाई हत्या करने के पहले उसके पैर भी छू लेते हैं और फिर चला लेते छोरा। कहा भी जाता है पहले सिरा और फिर सुरा, पहले हलवा खिलाते और फिर चाकू चलाते। लाइसेंस भी दिया है गवर्नमेंट ने उनको, लेकिन शिकार तो देखो जरा। शिकार का प्रयोजन केवल और केवल मनोरंजन है। मैं भेद नहीं करना चाहता दोनों में, लेकिन आप निर्दयता तो देखो शिकार की। खाना न पीना, कुछ भी नहीं करना, बहुत टाइम पास के लिए वाहन चलाना जा जाकर, और उनके खेमे में जा जाकर वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। कहीं पक्षियों को पकड़ना, मछलियों को पकड़ना, एडवेंचर के नाम पर बड़े बड़े पशुओं की हत्या करना, जबकि जगह जगह एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में गवर्नमेंट उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत करोड़ों रुपयों के बजट ला रहे हैं सामने। आप जानते हो बंदरों को भी नहीं पाल सकता, उसके लिए भी बहुत घिसनी पड़ती है देरिया, कानून की कारण देने पड़ते हैं नचाने गवाने के लिए। ऐसा नहीं चलता कुछ। अरे कुछ भी, कोई भी चीज क्रैब्स होते ना, क्रैब्स क्या कहते, खेकड़े कहते हैं आप लोग, है ना, वो भी पकड़ नहीं सकता आदमी।
और कुछ भी पाया जाए उसके पास, तस्करी बहुत बड़ा अपराध माना गया है किसी भी कारण से, धंधे के लिए हो, किसी भी के लिए हो। एनीवे, अंतर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अंतर आपको साफ दिख रहा होगा मांस सेवन और शिकार के बीच में। कितने जनों को दिख रहा है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इस शिकार की निर्दयता तो देखो, और कुछ नहीं, मनोरंजन। तितली केवल इसके लिए पकड़ ली उसने, कितने अच्छे दिखते हैं। अच्छा दिखना क्या उसका अपराध है? और तुम्हारी आंखें तय करेगी, तुम्हारे हाथ तय करेंगे, और उसको ले लिया और डाल दिया नोटबुक में दबाकर। अच्छे लगे हैं हम पंख, तुम्हारे लिए बनी है क्या कोई भी चीज? शिकार इतनी निर्दयता का काम है। आज उसी तर्ज पर इसे कहते थोड़ी साइंटिफिक एनालिसिस। बच्चों, मैं अपवाद नहीं कर रहा हूं जिन शासन का, लोक व्यवहार का भी अपवाद करके मैं ये किसी प्रकार नहीं कहना चाहता कोई पाप बड़ा है, कोई व्यसन बड़ा है, छोटा है। बट शिकार की निर्दयता मैंने आपको दिखाई, केवल टाइम पास और मनोरंजन उसका प्रयोजन है। ज्यादा ही जंगलीपना मुझे नजर आता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। एनीवे, अभी ठीक उसी प्रकार आज दो व्यसन और आमने सामने रखते हैं। कभी कल्पना की है आपने? वैश्य सेवन को भी रखा और परस्त्री सेवन को। अभी जरा ऊपर से विचार करो, एपेरेंटली सोचो आप, ज्यादा क्या खराब लग रहा है आपको? मेरे कुछ न कहने पर भी आप फटक से बोल गए वैश्य सेवन तो बहुत बुरा है। लफड़े धपड़े, अफेयर करना, अफेयर समझते हो ना? लव अफेयर्स होते हैं, लफड़े होते हैं, अनैतिक संबंध होते हैं, तो आमतौर पर बड़े बड़ों के पाए जाते हैं। बड़ा राजनेता, बड़ा फिल्म इंडस्ट्री तो पूरी उसी से भरी है। बड़े बड़े सब लोग हैं, उनके कोई फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ होते भी है, अफेयर्स चलते रहते हैं उनके, उसमें आम बात आई गई माने जाते हैं। लेकिन वैश्य के पास कोई जाता है तो प्रेस्टीज के खिलाफ मानता है। हमारे इसमें व्यसनों में कोई फर्क नहीं बताया गया है, बट व्यसनों में अपने आप कुछ फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं मेरी निगाह से कुछ फर्क करके दिखाऊंगा आज आपको। एक तरफ वैश्य सेवन और एक तरफ परस्त्री सेवन। अंतिम व्यसन की आज चर्चा चलेगी, अंतिम दौर पे अपन आकर खड़े हैं। परस्त्री सेवन की आज चर्चा चलेगी। देखिए, वेश्या सेवन तो फिर भी लाइसेंस्ड बिजनेस है। मैं गंभीरता दिखा रहा हूं आपको। जैसे शिकार एक मानवता के पतन की चरम सीमा है, किसी को भी नहीं जीने देंगे। अरे तुम्हें कोई आड़ा आया क्या? डिफेंस के रूप में किसी को मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अटैक किया शेर ने तो फिर उसके बचाव के लिए कुछ करना पड़ा, ऐसा भी कुछ नहीं। जबरन उनके खेमे में जा जाकर, और वो हाथ नहीं लग रहा है तब भी घंटों, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं, घंटों लगाते, घंटों, और दिन भर शिकार नहीं मिले तो नाराज रहते, फिर दूसरे दिन चले जाते, और कुछ नहीं। इतने कायर, एक दो बंदूक लेके चलते, 2-5 आदमी लेके चलते, और पूरी गाड़ी पैक, थोड़ा सा भी गुर्राया अंदर, और कुछ नहीं तो उतना ही बाहर निकाली संगीन जिसमें से गोली चलाई जा सके। कायरता की हद तो देखो। एनीवे, वेश्या सेवन को तो फिर भी लाइसेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूं वेश्या सेवन ठीक है उससे, लेकिन मैं कुछ पहलू दे रहा हूं। वो इसलिए देना जरूरी लग रहा है, समाज में न चाहते हुए भी ये वर्गीकरण हुआ है, न जाने किसने किया है, कि वेश्या सेवन तो अधिक पतित होने की निशानी है, और परस्त्री सेवन में उतनी बड़ी कोई बात नहीं है, और आमतौर पर बड़े बड़े प्रेस्टिजियस लोग भी उसके करते रहते। मैं हर प्रकार से ये सिद्ध करूंगा कि परस्त्री सेवन कितना खतरनाक, घातक और पातक है। कैसे? तो एक बात मैंने बता दी आपको, वेश्याओं को तो लाइसेंस मिला है, इसका तो लाइसेंस भी नहीं है। हालांकि लेट आई टेल वन मोर थिंग टू यू,
कितना पतन हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस कल्चर का, इस संविधान का, इस कानून का, इस संस्कृति का पतन तो देखो। अभी अभी गवर्नमेंट ने एक कानून लागू किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को गैर कानूनी नहीं कहा है अभी। मतलब एक शादीशुदा महिला 2-2, 4-4 लफड़े कर सकती है, 2-2, 4-4 पुरुष के साथ प्रेम संबंध, अनैतिक शारीरिक लैंगिक संबंध रख सकती है। कोर्ट ने डिसीजन दिया है अभी। हो तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। एक तो सती प्रथा अति शील की रक्षा के लिए, एक तरफ हमने बात की थी राजपूतानों में जौहर की, एक तरफ सती की बात कही थी मैंने, सिर मुंडाकर जीवन भर पर्दे के बाहर निकलते नहीं थे। एक मुसलमान भाई ने यहां तक कह दिया, मैं जब खनियादाना पढ़ाता था तो आपस में जैनियों को कह रहा था, तुमसे हम लोग बहुत अच्छे हैं, 10 साल बीत गए, भाभी का चेहरा भी आज तक मैंने नहीं देखा है, ऐसे वो कह रहा था। मैं अभी ये सिद्ध करने नहीं बैठा हूं किसके रिचुअल्स अच्छे किसके रिचुअल्स खराब है। एक तरफ वो चरम सीमा शील की, इतनी चरम सीमा बुरखे ले लेके चलते थे और उसमें से कितने जंतु चलते चलते गिर जाते थे। अभी जब दिख ही नहीं रहा है सामने वाला का कुछ भी तो गिरेगा नहीं, तो कितनी दर्दनाक हालत रही होगी हमारे बहनों की पहले संस्कृति के पोषण के नाम पर। अब ये सब निपटारा हो गया, फ्रीडम हो गया। अभी चाहे जैसे कपड़े चाहे जहां पहनने लग गए। आपत्ति तुम्हें तो कुछ नहीं, तुम तो बड़े वितरागी हो, लेकिन आपत्ति हम जैसों को है, हम जैसों को विकार साता उठता है। अभी ये इनकी यह हालत है। अभी दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो कितने भी लफड़े कर सकती है। तकलीफ उस समय भी बहुत हुई जब निर्भया कांड हुआ ना बच्चों, निर्भया हत्याकांड, जानते हो निर्भया? दिल्ली में एक केस हुआ था जब एक बस में चलते, आई थिंक इट वाज इन 2006, आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट? 2012 में हुआ होगा, राइट? ऐसा भी हुआ होगा, जो भी कुछ हुआ है 2010-12 का केस होना चाहिए। तो उस लड़की को 5-6 जनों ने मिलके, और कुछ नहीं, वो बॉयफ्रेंड था उसका। अब लोगों को लगता है ये भी नाजायज ही है। जब तुम नाजायज ही कर रहे हो, तुम आवाज उठाओगे कहाँ पर, रपट लिखाओगे कैसे, और तुम बाप को बोलोगे क्या, किसके साथ थी? यदि बाप पूछेगा तो तुम कह तो नहीं पाओगे, तो लपेटे में तो तुम आओगे पहले। इस मजबूरी का लाभ उठाते हुए, और आज ये बहुत चल रहा है, लफड़ा कोई कर रहा है लड़का लड़की, तो उन पर आम तौर पर रेप किए जाते हैं। लड़कों को एक तरफ धक्का मुक्की करके उसको हटा दो, ठुका पिटाई हो तो तुरंत भाग जाएगा। वो कोई उसने फेरे थोड़ी पाड़े हैं जो तुम्हारे लिए जान गंवा देगा। और थोड़ा भी पकड़ा जाए तो उसकी भी नाक कटने का उसको भारी डर है, तो पहले भाग जाएगा जान छोड़कर। तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा, रेप की शिकार तुम बनोगे, और रेप का फल सीधा मरण है। आजकल आप हैदराबाद का केस उठाओ, मैं नहीं जानता ज़्यादा, ना अखबार मैंने देखा है ना कुछ है। जब बहुत बात आती है, आप लोगों में से कुछ बताता है तो मुझे ख्याल में आती है। और सरेआम ये सब चल रहा है। और जब इसके रूप में पार्लियामेंट में एक लीडर ने ये बोला कि लड़कियों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, तो उसको बोलने नहीं दिया किसी ने। मतलब स्वतंत्रता का हनन कहकर अभी नंगी ही बैठ जाती है लड़कियां गाड़ियों में, ट्रेनों में, लगभग। मतलब कैसी हालत हो गई है। कोई सज्जन आदमी ढंग से विचरण करे यही मुश्किल है। मतलब तुम रत्न सबके सामने ले लेकर घूम रहे हो, और तुमने शर्त तो ये लगाई, हाथ कोई नहीं लगाएगा इसको। अरे लुटने के लिए जब तुमने रखाई है इसको, शक्कर की डली जब ऊपर खोल के रखी है, और तुम अब मक्खियों को ये चाह रहे हो, कोई मक्खी इसको छुएगी नहीं, कोई इसको देखेगा नहीं, कोई देखने की बात नहीं, देख देख के झुरते रहो तुम।
और ट्रेनों में और बसों में तो साफ नोटिस लगी है, आजकल घुर के देखना अपराधन फलाना ठिकाना, आपने पढ़ा होगा ये सब। उसके लिए भी सीधा अंदर, यू विल बी डम्प्ड इनसाइड। एक तरफ इतने कड़काई के कानून है कि आप प्रपोज भी करते हो, कंप्लेन करे तो आपकी सिट्टी बिट्टी गायब हो जाएगी सब, और एक तरफ तुम्हारी तरफ से कोई मर्यादा नहीं, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। खैर मैं तो कहाँ चला गया, ये तो मुझे बाद में कहनी ही है सब बातें। मैं तो आज ये सिद्ध कर रहा हूँ आपको, वेश्या सेवन को तो हल्का माना जाता है समाज में। परस्त्री सेवन के लिए कोई लाइसेंस्ड काम तो है नहीं वो। आप मतलब कहना ये है, इसलिए मैंने इतना कहा, कानूनन तौर पर इसको खिड़की खोल दी है आपकी, बड़ी हालत खराब है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो जो भी कुछ करते हैं चोरी छिपे करती है, राइट। जब भी परस्त्री सेवन होगा वो पुरुष भी चोरी छिपे करता है और स्त्री भी चोरी छिपे करता है। लेकिन वेश्या सेवन करते समय तो ऐसा होता नहीं है, चोरी छिपे तो कुछ भी नहीं होता है। कम से कम वो वेश्या तो चोरी छिपे कुछ भी नहीं करती, उसका तो पेशा ही है वो। उसने तो 10-20 जगह अपने फोटो भी लगा दिए हैं, वो रास्ते पर खड़ी ही है। एक बात ये हुई बच्चों। अब दूसरी बात, वेश्या सेवन करने से किसी की गृहस्थी उजड़ने वाली नहीं है। देखो HIV होगा तुम निपट जाओगे, निपट तो वैसे ही जाओगे तुम। एक बार इनको मेरा बहुत मन कर रहा है, अभी सब कुछ यदि ठीक ठाक रहा तब तो आप लोग रहेंगे नहीं, आप दुआएं करो बस ये अच्छा चलता रहे। मेरा ये भी भाव है, बच्चों को हम HIV संबंधी, एड्स संबंधी जितने अस्पतालों में ले जा सके, उन मरीजों को दिखा सके, वहां पर लेक्चर्स पीरियड्स उनको सुना सके। बच्चों, देयर इज वन डॉक्टर, पुजारी डॉक्टर इन पूना, HIV स्पेशलिस्ट। उनके पास जाएंगे आप, जो सीढ़ी है उसके पास जाने के लिए पहले मंजिल पर सीढ़ी खचाखच भरी रहती है। आप कल्पना करते जाइए, जाने को कोई मैं नहीं गया हो वहाँ पर, मैं तो आपको कहता ऐसे हो जैसा आपको लग रहा होगा मैं गया हो। मेरे कहने के तरीके ही ऐसे हैं, और बहुत बार मैं कुछ कह देता हूँ वो सच्ची नहीं रहती है, और मैं आपको घटना के रूप में ही बताता हूँ, वो मेरे कहने की स्टाइल से। बच्चों, 14-14, 15-15 साल के लड़के लड़कियां जो बेचारे अभी जवानी को दस्तक भी नहीं दे पा रहे ढंग से, टीनेजर जिसको कहते हैं, स्कूल कॉलेज भी नहीं पढ़ पा रहे अभी ढंग से, वे रोते बिलखते वहां पर, और कुछ कुछ तो फाइनल स्टेज लेटी हालत में उनको लेके आते वहां पर। और 1-2 नहीं रहते, 50 आपकी उम्र के 20-30 मिलेंगे वहां पर, सूख कर काटा, न कुछ उठते बनता, ना ऐसे ऐसे हालत में लाकर लेके आते हैं। सैकड़ों पेशेंट रहते हैं वहां पर। एनीवे, आज संस्कृति हमारी बिगड़ गई, और इसका मूल कारण माता पिता का ध्यान नहीं है बच्चों के पास। और माता पिता कहाँ से ध्यान दे बच्चों के पास, उनको भी नॉलेज नहीं है, वे भी विषयासक्त है, वे भी व्यसनी है। होंगे थोड़े इक्के दुक्के ठीक ठाक भी होंगे, तो ऐसे तो कहाँ बात करें। लेकिन हालत इतनी खराब है कि बच्चों के साथ कोई बात भी नहीं साझा करते, टीवी सब एक साथ देखते हैं सब। आमतौर पर शील रक्षा की बात घर पर कोई करना जरूरी ही नहीं समझता। anyway, वेश्या सेवन करने से किसी की गृहस्थी तो उजड़ने वाली नहीं है, इतना तो आप समझ रहे बच्चों। मैं ज्यादा नहीं जानता, 500 रुपये दिया, 1-2 घंटे मैंने तुम्हारा यूज किया, तुम्हारा संबंध मेरा संबंध खत्म। तुम्हें मेरे से शिकायत नहीं, मुझे तुमसे शिकायत नहीं, राइट? आप समझ रहे बच्चों? वेश्या सेवन समझ में आ रहा है ना? तुम्हारी गृहस्थी उजड़ेगी कि मेरी उजड़ेगी? कुछ नहीं उजड़ेगा इसमें। लेकिन परस्त्री सेवन जब भी आदमी करता है, एक साथ 2 गृहस्थियां तबाह हो जाती है बच्चों। कैसे?
वो ऐसे तुम एक गृहस्थी ढंग से संभाल नहीं सकते हो। एक की आजीविका, और आदमी के पास उतना ही पेशेंस है, उतनी ही मेहनत हिम्मत कर सकता है जितना एक कुटुंब को पाल सकता है। दो की करने के लिए दुगुना खर्चा कहां से लाएगा? दुगुनी खर्चे के लिए दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी ना तुम्हें, और तो दुगुनी तो दूर, तुम आधी भी नहीं कर पाओगे मेहनत, क्योंकि तुम्हारा आधा उपयोग वहां खपेगा। अब देख लेना बच्चों, जब भी किसी ने लड़की का चक्कर करने की कोशिश की होगी, उसकी एफिशिएंसी 0 पर आकर खड़ी हुई। उस दिन ना पढ़ाई होने की कोई बात है, और लफड़ा दफड़ा छोड़ दीजिए आप, लफड़ा करने का वाले के साथ भी खड़े हैं आप। लड़की आकर मेरे दोस्त से बात करेगी, दोस्त ने मुझे स्टैंड बाय के लिए ले गया है। ऐसा बहुत होता है ना आजकल स्कूल कॉलेज में, होता है कि नहीं बच्चों? कितने जन समझ रहे मेरी बात को? मेरे साथ चल, अरे तुम्हारे बाप का नौकर हो क्या मैं? और जो लीगली तुमको राखी आकर बांधती है वो तो तुम्हारी बहन हो गई, और जो नहीं राखी बांधती मतलब तुम्हें खुला लाइसेंस मिला है क्या उनके प्रति नियत बिगाड़ने का? मैंने कल भी कहा है बच्चों को, ये सब फिजूल नहीं, भाई बहन नहीं। राखी वाखी बांधी है, ये मेरी बहन है इसलिए मैं लड़कियों से बात कर सकता हूँ, ये नहीं। उस लड़की को कहना तू ही मेरी बहन नहीं है, ये सभी मेरी बहनें ही है, राखी बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास महफूज रहे ये सब चीज़ें, और धागे डोरे उनको बांधो जो गुंडे मावाली बाहर बैठे रहते, उनसे तुम्हारी रक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भाई तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं उनको तुम सच्चा भाई मानो। उस भाई को तो लताड़ के आ रही हो यहाँ पर, उस बाप की तो मान नहीं रही हो तुम, और तुम नए नए उधार के ढूंढ रहे हो। काय के लिए बलि के बकरा बना रहे हो? बोलना मैं तुम्हें बच्चा थोड़ी पाऊंगा कहीं, तुम कुछ भी करतूते करती रहोगी। मैं भाई के इसलिए बना हूँ फटे में टांग उलझाने के लिए, करती रहोगी तुम और मैं उलझता रहूंगा। ये नाटक नौटंकी नहीं, मैंने कल बोल दिया, भाई बहन का झमेला नहीं। आप समझ रहे बच्चों अच्छे से? आपकी उम्र में लड़कियों के साथ आपका कोई संपर्क नहीं चाहिए। इतनी एलर्जी क्यों? नहीं, इतना अटैचमेंट क्यों? ये मुझे कहना है। ये है ना, इन्हीं को संभालो अच्छे से। इनको तो दबाते हो तुम, इनको तो दबाते हो, और उनके लिए इनको भी छोड़ते हो। इतना तो तुम्हें प्रेम है अपने साधर्मी भाइयों से। समझ में आ रहा है बच्चों? एक साथ दोनों गृहस्थियां दाव पर लगती है, उसका नाम है परस्त्री सेवा। कितनी सूझबूझ करके दो व्यसनों को रखा है यहाँ पर। मैं तो जितना सोचता हूँ मुझे तो पार ही नहीं होता इसकी महिमा का। अलग सा व्यसन रखने की जरूरत पड़ी, काम करेगा नहीं कुछ, और उपयोग वही उलझाता रहेगा, उपयोग वही उलझाता रहेगा, टाइम वही, आकुलता वही, अपना काम एफिशिएंसी खत्म, न यहाँ का रहेगा न वहां का रहेगा, न बच्चों पर ध्यान दे पाएगा न कुछ ध्यान दे पाएगा। हाँ, बीमारियों के अवसर तो दोनों जगह है बच्चों। और मैंने ऐसे तक केसेस देखे मेरे हाथ आंखों से भी कानों से भी। वो लड़की ये कह रही है माँ को, मम्मी तुम्हें क्या कर रही हो? वो लड़की समझाती है 13-14 साल वाली माँ को। वो जानती है माँ रोज चैटिंग डेटिंग करती रहती है, क्या करती रहती है फोन पर सब, और लफड़ा चल रहा है सब जानती है। तुम्हें क्या करती हो? वो कितने दिन समझाएगी? फिर वो भी तो उसका अपना रास्ता ढूंढ लेगी ना कहीं। एक नहीं दो नहीं, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। आज माँ बाप कैसी जिम्मेदारी उठा पाएंगे अपनी? कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। वनराज चावड़ा की एक दिन कहानी सुनाऊंगा बच्चों में आपको। क्या लेजेंड वे है अपने में। मैं अभी याद आई है तो थोड़ी बता देता हूं। वनराज चावड़ा की ब्रेवरी, उसका पौरुष, बहादुरी सुनकर राजस्थान के राजपूताने में चर्चा हुई। वनराज चावड़ा जैसा एक होना चाहिए हमारे बीच में। वनराज चावड़ा ये गुजरात का हीरो, वॉरियर। मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ,
मेरे कहे अनुसार स्टेट्स यहाँ वहाँ भी हो सकते, सीधी बात, डिस्क्लेमर है ये, लेकिन बहुत यहाँ वहाँ नहीं सरकूंगा मैं, अनुमानित जब जैसा पढ़ा है उतना याद है मुझे। तो कहते ऐसा एक योद्धा चाहिए अपने राज दरबार में। बोले ये कैसे होगा? बोले हो जाएगा। कैसे होगा, कौन करेगा? तो एक गायक को ये सुपारी दी गई। उनके राज दरबार में वो गायक गया, खूब दिल रिझाया उनका अपने गायन से। बोले बोलो क्या चाहिए? वनराज चावड़ा बोला, बोल क्या चाहिए तुम्हें? बोले आपको मेरे साथ चलना है। कहा? राजस्थान। क्यों? बीच रास्ते में उन्होंने पूछा क्यों लेके जा रहे मुझे वहां पर? क्योंकि बोले कि हमें आप जैसी संतान चाहिए, तो आपका वह किसी से संगम कराया जाएगा और ऐसे संतान पैदा की जाएगी। वही रुक गया वनराज। और वनराज बोला ये हो नहीं पाएगा। क्यों? उसने अपने आप बीती सुनाई। बच्चों सुनिए ध्यान से, मेरे पास होगा ये, मैं पढ़ के भी आपको पेपर्स भी दे सकता हूँ। वनराज जब 2-4 महीने का हो गया था, तब उसकी माँ को उसका पिता ने भोगना चाहा। तो उस माँ ने ये कहा, लड़के का ध्यान है, कितने महीने का बच्चा है? 3। और हम क्या समझते, 3-4 बच्चों के महीनों के बच्चों के सामने तो आमतौर पर कुछ भी कर सकता है आदमी। वो क्या समझता है? उसने वार्निंग दी, एक केवल हाथ रखा था उसने, वार्निंग दी। जब फिर से उसने बच्चे के सामने, इस वनराज जब छोटा था उसके सामने, फिर उसके पिता ने उसके माँ को छुआ उस दृष्टि से, तो उसकी माँ ने ठेठ जाकर आत्महत्या कर दी, ये कहते हुए मेरी इज्जत तुमने खत्म कर दी आज। इस लड़के के सामने मेरी क्या इज्जत रही? तो बोले ऐसी थी मेरी माँ और उससे पैदा हुआ मैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। बोले मेरे निमित्त से आप ऐसा बच्चा पैदा कराओगे, ऐसा नहीं, ऐसी माँ होना जरूरी है, बाप नहीं। और ऐसी माताएं बहुत मुश्किल है आज होना। खैर, मतलब आपने कितनी कुर्बानियों के पीछे थोड़ा सामने तो लाओ यार। जौहर कुंड में कैसे उछल उछल कर गिरी होगी, अब देखो हजारों कैसे मर मिटी होगी, कैसे सतियों पर हंसते हंसते चढ़ती होगी। अरे जब सती प्रथा पर रोक लगाई गई तो महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी। वो सीन्स भी आपको दिखेंगे, 4-4 जन मिल के पकड़ रहे उनको, नहीं जाना है तुम्हें, रोके रहे, छोड़ो मुझे जाना है। और कुछ नहीं थी, वो शील की ही रक्षा की बात थी, क्योंकि इनके जाने के बाद हमारे शील का क्या होगा? कोई भी नालायक मुंह उठा के देखने लग जाएगा, हम कैसे रक्षा करेंगे? और इस धोखे में भी मत रहो बच्चों, शील महिलाओं का होता है, शील हमारा भी होता है। अरे हम कोई किसी से कम है क्या? सेठ सुदर्शन जैसों के फोटोज हमारे कमरे में लगने चाहिए, उनको आदर्श बनाना चाहिए। आप एक सुशीला उपन्यास का डायलॉग मैं निरंतर बताता रहता हूँ बच्चों, आपके बीच में मैंने बताया तो होगा 1-2 बार। उसमें एक सीन आया है बच्चों, सुशील नाम का एक पात्र है, गोपाल दास जी बरिया ने लिखा हुआ एक सुंदर उपन्यास है। और एक लड़की को उससे प्रेम हो जाए, लड़की मतलब नारी, शादीशुदा नारी को शादीशुदा सुशील से प्रेम हो जाता है। वो आग्रह करती है मुझे भोग करो। कहता है ये कैसी बात करती हो तुम, मैं तो शादीशुदा हूं, नहीं मुझे भोग करो। साम दाम के बाद उद्दंड भेद पर उतर आते और कहते यदि ऐसा नहीं किया तो मैं मेरे कपड़े फाड़ के तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी सब जगह। तो बैठकर सोचता है, वो बहुत सुंदर डायलॉग है बच्चों।
वो सुशील ये सोचता है मेरे सामने अभी दो रास्ते, यदि मैं इसके साथ बलात्कार तो नहीं कहेंगे, वो तो कह ही रही है, इसके साथ मैं योग करूंगा, भोग करूंगा, तो दुनिया से मुझे कोई संकट नहीं, दुनिया में मेरी बंधन नहीं। और मैं यदि भोग नहीं करता हूं तो दुनिया वाले मुझे थू थू करेंगे या कुछ भी कहेंगे, भिड़ाएगी मेरे बारे में जा जाकर। दो रास्ते मेरे पास। लेकिन वो ये सोचता है लेकिन मैं इसके साथ भोग करूंगा तो दुनिया तो की नजरों में तो मैं अच्छा रहूंगा, लेकिन मैं मेरी ही नजरों में गिर जाऊंगा। तो जब मैं मेरी ही नजर से गिर जाऊंगा तो दुनिया की नजर में मैं अच्छा रह करके मैं कैसे जी पाऊंगा? मैं तो पल पल तिल तिल करके सड़ता जलता रहूंगा, तड़पता रहूंगा, बेचैन होता रहूंगा। मेरा प्रतिक्रमण, मेरा पाप शायद ही मैं धो पाऊंगा जीवन भर। ऐसे में झुर के मर जाऊंगा कि मैंने इतना पाप किया है। उस सीता की कथा तो मैं जानता हूं कि जो लोकापवाद होने पर भी अपनी पवित्रता के दम पर पूरा जीवन निहाल कर गई, दूसरों के सामने मैसेज सेट कर गई। तो ये तो हो सकता है मैं पवित्र रहकर दुनिया का अपवाद भले ही झेल लूं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं गलत काम करूं दुनिया की नजर में अच्छा रहने के लिए? मुझे मंजूर है दुनिया गालियां दे तो मैं उसको तो बर्दाश्त कर सकूंगा, क्योंकि तब मेरा जमीर तो मेरे साथ होगा ना कम से कम। बहुत सुंदर डायलॉग है बच्चा, आपको इसी उम्र में इसकी अकल होना चाहिए। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भैया तो आपका ध्यान रख ही रहे हैं। जब गद्दी से मैं नीचे रहूंगा शायद मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन की टोन में आपको ये कहूंगा, 1 मिनट भी बख्शा नहीं जाएगा, दूसरे दिन आपको घर पर भेज दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एज अ प्रीचर, एज अ प्रीस्ट, क्या योग्य है क्या नहीं है, जिन शासन क्या कहता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। शील उनका कुछ कम नहीं तो क्या हमारे भी कोई कुछ कम नहीं है क्या? खेल खिलौना सब्जी मंडी चल रही है क्या यहाँ पर? मतलब वेश्या के बाजार में बिक रही थी चंदन बाला। अनंतमती पर इतने प्रसंग आए जंगलों में, वो बेचारी यहां से वहां दौड़ती रही, यहां से वहां भागती रही, जान छिपाती रही, पैर पड़ती रही, और सालों हजारों साल जंगलों में रहकर ऐसी आंखों से, ऐसे चंगुल से, ऐसी जकड़नों से बची रही। हजारों वर्ष स्वयं को रक्षा करने में समर्थ हुई। शील की रक्षा। सीता का उदाहरण ले लीजिए, रावण को कौन बिगाड़ सकता था? एक सीता का ही नकार था जो रावण को वही रोक दिया था। आप समझ रहे हैं बच्चों? उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान सीता ने नहीं रखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बच्चों। लेकिन इस लक्ष्मण रेखा का जब तक ख्याल करेगी महिला शील का, तब तक कोई भी आपत्ति आना संभव नहीं। ये तो बाहर की बातें हैं, आज नहीं कल बाहर कहीं न जाते वहां से उठा लेता रावण। ऐसा क्या हो जाता उसमें? क्या ख्याल है आप लोगों का? हमने कितने पुराण पढ़े हैं। अनंतमती झूल रही थी पालने में, विद्याधर आया उठा के लेके गए। इनके लिए तो क्या है, जैसे कहीं कुछ आए और चीज उठा के लेके चले गए, जैसे कोई गेंद हो कहीं क्रिकेट की कहीं पड़ी हुई और उठा के लेके चले गए। और हजारों उदाहरण है। और रावण कोई साधारण आदमी है क्या? वो भी विद्याधर है, और साधारण विद्याधर नहीं है। वो बना है यहाँ का अर्धचक्री बना है कि नहीं? साधारण विद्याधरों ने अनंतमती आदि आदि को उठा लिया, तो ढूंढते रह गए, चंदन बाला को भी ढूंढते रह गए। कितनी दम थी चंदन बाला की, शतानिक वही का राजा था, फिर भी कुछ नहीं कर सका। और रावण को कौन के? लक्ष्मण रेखा तो फिजूल है यार। लक्ष्मण रेखा के बाहर कभी ना कभी निकलती, उसको क्या दो जन को घेर के ही रखते क्या उसको? कभी यहां आ जाते, वहां से उठा लेता वो। उस लक्ष्मण रेखा का बचने न बचने का कोई बहुत बड़ा तात्पर्य नहीं है, मैं समझता हूं। लेकिन आप दम तो देखो, एक महिला को सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं। एक महिला को स्वयं सुरक्षित रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। इसके उदाहरण 1 2 नहीं है पुराणों में हमारे।
समझ रहे बच्चों? ठीक है, परस्त्री सेवन की चर्चा चल रही है। इसी संबंध में आपको समझना चाहिए बच्चों, आपस में वैसे पहले एजुकेशन में भी कोएड नहीं हुआ करता था। अब जानते हो, कोई एजुकेशन नहीं हुआ करता था पहले। अभी ये सब चालू है। अभी भी ऐसे बहुत स्कूल्स है, जानते हैं आप, जो सिंगल जेंडर ही पढ़ते वहां पर। कोई जानता होगा तो हाथ ऊपर करिए जरा। कोई नहीं जानता, ऐसे भी होता है, अकेले ही जानते तुम। अरे गजब हो गए। कई स्कूल से आ जाए ऐसे। और आई थिंक कौन सा एक ब्रांड है, वो बहुत बड़े कॉलेजेस है उसके, कौन है? कमिंस कॉलेज, राइट? सेंट मैरिज में लड़के एक ग्रुप है। एनीवे, मुझे तो अभी ये कहना है, एक पर्टिकुलर जेंडर ही वहां पर रहते, दूसरे जेंडर को प्रवेश नहीं वहां पर। मैंने तो यहां तक देखा है बच्चों, किसी आश्रमों में मैंने यहाँ तक देखा है, ब्रह्मचारी भाई भी रहते वही आश्रमों में और ब्रह्मचारी बहनें भी रहती उसी आश्रमों में। 25-30 ये जन रहते, 25-30 ये जन रहते हैं आपस में। जय जिनेंद्र के नाम पर भी नौटंकी नहीं, अपना अपना हो, ज्यादा नाटक नौटंकी नहीं। समझ में आता है? आपस में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। क्योंकि किसी भी पातक का प्रारंभ, पातक समझते हो ना, पातक, किसी भी पतन का बीज एक इंट्रोडक्शन से चालू होता है, और आप नहीं बच पाए उससे तो। इश्क ने गाली मुझे निकम्मा कर दिया। क्या कहा? इश्क ने गाली मुझे निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। तो आप काम के ही बने रहो। कमबख्त मोहब्बत ने मुझे बर्बाद करके रख दिया, वरना जीना भी हम बहुत चाहते थे। इश्क करना है यदि किसी को, इश्क करना है यदि किसी को, तो तबाही से मत डर, और तबाह यदि होना है तो जमकर इश्क कर, क्योंकि इसके बाद दूसरी कोई गति नहीं हुआ करती। हमारे ग्रंथों में तो बच्चों स्वस्त्री सेवन में भी लिप्सा का होना, स्वस्त्री में भी आसक्ति का होना, सब जगह घातक और ब्रह्मचर्य से बाहर कहा। ब्रह्मचर्य आई मीन टू से ब्रह्मचर्य की मर्यादा के बाहर की बात कही है। आपको अतिचार लग गया, आपको अनाचार की तरफ खड़े हो, एज गुड एज परस्त्री सेवन जैसी ही आसक्ति कही उसको। जब स्वस्त्री में भी इतना सब नियत किया गया है, इस काल में नहीं भोगना, उस समय नहीं भोगना, इस स्थान पर नहीं भोगना, इन अंगों से नहीं भोगना, इतनी कंडीशन स्वयं पत्नी के साथ भोगने में है हमारे यहाँ। वो कोई खेल तमाशा नहीं है बच्चों। वैसे हम अरेंज कर रहे हैं एक आपके लिए, एक योग प्राणायाम के एक्सपर्ट का थोड़ा सा फिर से सर्च करना चाहिए। तो उनको अभी का शिविर होने के बाद एक उनके सेशन रखना चाहिए, जिसमें हस्त मैथुन आदि किस प्रकार घातक है अपने शरीर को। और हम जिनके बीच में घिरे हैं ना बच्चों, सब अज्ञानी धर लिया, किसी को कोई शिक्षा नहीं है। सेक्स एजुकेशन के नाम पर केवल इतना ही एजुकेशन दिया जाता है। क्या नाटक है! सेक्स एजुकेशन मतलब क्या? तो ये कहा जाता है कॉन्डम का प्रयोग करना चाहिए, ये हो गए सेक्स एजुकेशन। अरे सेक्स एजुकेशन उसे कहते हैं बच्चों, अभी आपकी उम्र नहीं है। मेरे पास लगभग 200-300 पेजेस का मटेरियल है बच्चों, जो आज से 125 साल पहले लिखा गया है। कितना? 125 years बिफोर। विवाह समुद्देश्य, ये आपको पढ़ना चाहिए। ये रेयर है एकदम, वैसे मतलब जुगल किशोर जी मुख्तार की लेखनी से ये सब हुआ है। उनकी निबंधावलियाँ है, ये मेरे पास मोटी मोटी है, जुगल किशोर मुख्तार की निबंधावलियाँ। उसमें विवाह समुद्देश्य पर बहुत प्रकाश डाला गया।
तो उसमें बार बार प्रेरित किया गया है। और जो इस समय का वीर्य होता है आपका, इस उम्र का लगभग 22 साल तक की उम्र का, उसमें इतनी ताकत होती है, ऐसी ताकत और किसी भी धातु में कभी भी जीवन भर भी नहीं होती। और वही आपकी ताकत पूरी निपट रही है। और आप जब 50 साल की उम्र में आएंगे तो आप एकदम बुढ़े दिखने लग जाएंगे। ऐसा लगेगा क्या उम्र है। अभी ही देखने में ऐसा लगता है, देखो कितने जनों के चश्मे हैं। और ये चश्मे का सर्वथा निरर्थक नहीं है, हमारी विचारधारा बहुत अफेक्ट करती है इसको। व्हाट वी थिंक, व्हाट वी सी, ये सब अफेक्ट करती रहती है। और किसी को लगता होगा मुझे तो है नहीं, उनकी थोड़ी प्रतिकार शक्ति ठीक ठाक है, ये समझ लेना चाहिए, इसलिए वे उस बलबूते पर बचे। खैर, अभी इसका भी नजदीकी संबंध है, मैं सहजता में बोल गया। अभी दृष्टि की विकृति बढ़ने के लिए कारणभूत मैथुन ही कहा गया है। ये मेडिकल साइंस की तरफ से बात कर रहा हूं मैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी पुस्तक आई थी थोड़े टाइम पहले, मृत्यु अर्थात वीर्यनाश अर्थात मृत्यु, आयुर्वेदिक पुस्तक थी वो। मैं हालांकि ऐसी पुस्तक बहुत ही कम पढ़ी है मेरे लाइफ में, लेकिन जितना मेरे सामने आया है, थोड़े बहुत कई पन्ने यहाँ वहाँ पलटे हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ, एक प्राणायाम योग के एक्सपर्ट है एक, वे आपके बीच में बहुत जल्दी रहेंगे, एक सेशन उनका अरेंज किया गया है और आप उनको कुछ प्रश्न भी पूछ सकेंगे। तो ये बात है, ठीक है। नाजायज जो आकर्षण विषयों के प्रति हमें होता रहता है, कुतूहल, इसलिए मैंने पहले 1-2 पीरियड में आपको कहा था, कुतूहल रूप ओरिजिन से प्रारंभ होकर महाविध्वंस रूप डेस्टिनेशन तक लेके जाने वाली शताब्दी का नाम है व्यसन। ख्याल में है आपको? कुतूहल से ही चालू होता है। देखो तो यार क्या है, दौड़ता दौड़ता एक बच्चा आया और खड़ा रहा एकदम पानी के सामने। अब पानी कुछ इस कदर का था, समझ लो कि जल्दी ख्याल में नहीं आता, तो वो तो आकर रुक गए, उसके पीछे पीछे एक बच्चा है, वो रुकने पाया, वो क्या है, धमाम चला गया। सभी जन स्वयं को रोक पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं, आप समझ रहे हैं बच्चों? तो आप ऐसी कंपनी से दूर रहे, ऐसी चर्चाएं जहाँ पर चलती रहे, ऐसी चर्चाओं से दूर रहे, ऐसी कंपनी से दूर रहे। आप आपका काम करिए। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ आपसे कि आप साधु संत बनेंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं इस धोखे में नहीं हूँ। बनेंगे ऐसी आशा तो है बराबर, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, होंगे तो आप ही में से होंगे। लेकिन मैं आपको कोई प्रतिज्ञाएं नहीं दिला रहा हूँ, मुझे कहना ये कि आप साधु संत बन जाना, मुनि दीक्षा ले लेना, कोई निरतिचार अनुव्रत भी आप पालेंगे, ऐसी भी प्रतिज्ञा मेरी नहीं है। लेकिन आपको डॉक्टर भी बनना है, क्वालिटी का इंजीनियर भी बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपको हर स्तर पर आपको पढ़ाई में सजग रहना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर होकर भी आप यही करोगे। एक नर्स ने केस कर दिया डॉक्टर के प्रति बच्चों, वो इतना बड़ा डॉक्टर, MD MS हुआ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक, और उसका 5-6 मंजिले हॉस्पिटल, 5-6 साल से आज उसके घर पर भी नहीं जा पा रहा, मारा मारा घूम रहा है यहाँ। मैं ये नहीं कहना चाहता उसने कुछ किया था कि नहीं किया था, लेकिन आप डॉक्टर भी हुए तो क्या। अरे छोड़िए, बिल क्लिंटन को जानते हो आप लोग? इसको भी नहीं जानते हो क्या? बिल क्लिंटन लगभग 1985 और 1990, बहुत अच्छे से बात करो तो 1990 का US का राष्ट्राध्यक्ष, अब देख लेना यहाँ वहां हो सकता है, वो बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट वहां का US का। जैसे अभी कौन है वहां का? बाइडेन, आई थिंक, राइट। इससे पहले ओबामा था, ट्रंप था, आई थिंक, कौन था ट्रंप की पंप, कौन था वो? जो भी है, तो वो था। उससे पहले ये सब जानते हैं ना आप लोग, ये अध्यक्ष जानते हैं ना आप लोग? तो उससे पहले एक बिल क्लिंटन हुआ है। वो बिल क्लिंटन के ऐसी तैसी उसके एक स्टेनो ने मोनिका लेविंस्की ने उसके पूरा करियर धूमिल कर दिया। उसकी स्टेनो थी, स्टेनो समझते हो?
असिस्टेंट पूरा करियर बिगाड़ कर रख दे उस राष्ट्राध्यक्ष का, पूरा निपट गया, वो पॉलिटिक्स से ही निकल गया पूरा। हमारे पंजाब के एक सीएम, मैं बात कर रहा हूं लगभग 30-35 साल पहले की, उसी दरमियान की, उसने एक इंटरकास्ट शादी हुई थी उसका काफिर हुआ एक जगह, सीएम का लड़का और अभी सीएम बनने जा रहा था, पब्लिक ने उसे रिफ्यूज कर दिया। जो इतना भी विवेक नहीं रख सकता वो क्या राज्य चलाएगा। हमारे बनारसी दास जी की हालत देखो, तजी कुल लोग की लाज, भयो बनारसी आशिक बाज, करे आसी की धरत न धीर। और जो ये ऐसे लफड़ों में उलझता वो बड़ा अधीर रहता है बच्चों, उसका ध्यान नहीं रहता किसी बातों में। आप आपस में पूछ ले, कोई लफड़ा करता होगा तुम्हारे क्लास में लड़की के पीछे कि नहीं? सब अच्छे हैं तुम्हारे क्लास में, सभी अच्छे? नहीं, कुछ नहीं पता तुम्हें, कोई भी नहीं देखते हो। तुम्हारे क्लास में कोई है सत्कार करने वाले? ऐसे सब जगह होते हैं यार। तो उनको पूछना कभी शांति से, तुम्हारी इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो वो बोलेगा, पहले तो बोलेगा मेरे में ऐसे क्या दिखा यार इंटरव्यू, वो भी समझते कितना मक्कार है वो। कोई बात नहीं, उसको बोलना जब से तुम्हें लफड़ा करने लग गए हो तब से तुम्हारी मनस्थिति क्या कहती है, तुम्हारा जो एफिशिएंसी है वो बड़ी है घटी है कि वही है, तुम घर वालों का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है, कुछ गालियाँ ज़्यादा खाते हो कि कम हो, कैसा है, पैसे की जुगाड़ कैसे लगाते हो, मांग कर लेते हो कि चुरा के लेते हो, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, अभी क्या पोजीशन है, पूछो तो ज़रा, तो कम से कम आपको पता चलेगा। वो इंटरव्यू भी नहीं देगा तुम्हें और उसको इतने बोले छपने वाला है, फिर तो देख लो। पहले बोलेगा मत बताओ मेरे किसी को, अरे इतने चोरी छिपे करने जैसा काम करता क्यों है फिर? अब कुछ मूर्ख लोग क्या कहते देखो, मैं कुछ तर्क ऐसे देता हूं, आप तो बहुत फंस जाएंगे। व्हाट इज लव मैरिज? मैरिंग अ गर्ल विच आई लव। व्हाट इज अरेंज्ड मैरिज? मैरिंग अ गर्ल विच माई फ्रेंड्स लव। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? थोड़ा तो इतना तो समझते हो यार। अब ये कहकर वे क्या कहते हैं मालूम? ये कहकर वे कहते लो मैरिज अच्छा है, वो सिद्ध ये करते हैं इस बात को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे यहाँ बच्चों शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। सच पूछो तो शादी ये शब्द हमारा है भी नहीं, हमारे यहाँ शब्द है विवाह। विवाह मतलब वहन वर्ड है उसमें, टू टेक ओवर, उसे ले जाना, अच्छी दिशा में ले जाना, भार का वहन करना। वहन समझ में आता है? वहन तो समझा ही होगा ना, उसको ले जाना, ये जिम्मेदारी का पालन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। और अभी क्या हो गया है बच्चों, अभी लड़कियां चाहते मैं 30 साल में शादी करूंगी, 35 साल में शादी करूंगी, शादी नहीं करनी। हरी इसी से नाश्ता पानी में से पेट भर रहा है ना उसका, उसको पेट भरेगा कब? उसको भूखी नहीं लग रही उसके कारण, वो कोई बहुत ब्रह्मचर्य से रहना है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आजकल थोड़ा भी कुछ हो जाए शादी में, शादी के बाद 1-2 साल के बाद फिर घर पर, और फिर उनका एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आजकल हाँ क्या कहते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप चालू हुआ है बच्चों, ये जानते हो आप लोग? अरे किसी ने ये सोचा भी होगा, महात्मा गांधी जी ने कभी सोचा होगा ऐसे भारत में ये भी होगा कहीं? लिव इन रिलेशनशिप मतलब बच्चों शादी नहीं करनी है, केवल शादी जैसा करना है, साथ साथ रहना है, और उसमें रात दिन साथ साथ रहते हैं। ना माँ को कोई ऑब्जेक्शन है ना बाप को कोई ऑब्जेक्शन है। अब किस तरीके के माँ बाप होंगे आप, और कानून इसे सहयोग कर रहा है, आश्चर्य। अभी कुछ ऐसी कंट्रीज है बच्चों
मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं चूक भी सकता हूँ। नीदरलैंड, ब्राज़ील, जानते हो 100% रेट हो गया अभी निसंतान का। 100% मतलब 100 जनों ने शादी की, बच्चा किसी को नहीं। तो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अभी यहाँ तक कहा जा रहा है कि 100 साल के बाद का ब्राजील का चित्र यदि कोई बनाए तो सबसे बढ़िया मैं भी चित्र बना सकूंगा, चित्रकार नहीं होने पर भी। खुला रेगिस्तान बना के खत्म कर देना है, आदमी नहीं रहेगा वहां पर, तो बनाना क्या है फिर वहां पर? कोई संतान नहीं, क्योंकि ये इसे विवाह करना मतलब एक मनोरंजन का साधन माना जाने लग गया है। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको कुल दीपक कहा जाता है संतान को। क्या दीपक? दीपक है या दीपक? अब तुम्हें दीपक दिखता है क्या? और काय का उजाला? अब तुम्हें ही पता नहीं काय का उजाला है ये दीपक कहा क्यों है आखिर उसको? ये कौन सी परंपरा को आगे लेके जा रहा है भला? कौन सी परंपरा को ले जा रहा है? और पैसा तो ऐसा है नहीं जो परंपरा से परंपरा चलता आ रहा है। सरनेम होता है शाह, कितने जन ने सुना है? सरनेम होता है सिंगई, कितने जन ने सुना है? सरनेम होता है वैद्य, कितने जन ने सुना है? सरनेम होता है साहू, कितने जन ने सुना है? सरनेम होता है साव, कितने जन ने सुना है? अब ये जो सरनेम है ये उनकी ग्लोरी को दिखाते हैं 400-400 साल पहले के। सिंघई मतलब हमारे परदादाओं के परदादाओं ने पंच कल्याणक कराए थे, ये रुतबा है उसका। अब ये तो चलता रहेगा, सिंघई उसकी कितनी पीढ़ी आएगी चलती रहेगी, तो इसको कहते हैं कुछ काम हो गया। ऐसा कोई आदमी आए जो कुल परंपरा को सुरक्षित रखे हमारे। अभी अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कितना भी कमाए, अभी 20 पीढ़ी के बाद उसका चित्र दिखाया जाए तो उसका नक्शे में भी कोई पूछेगा क्या उनको? एक था टाटा, एक था अंबानी, ये भी कहानियां मिट जाएगी सब। पैसा कब रहा है? 3-4 पीढ़ी पहले इतना पैसा था क्या उनके पास? कोई भी अमीर आदमी उठाओ बच्चों, 4 पीढ़ी पहले उसकी प्रॉपर्टी देखो, कोई फोकस में थे क्या? आप पाएंगे वे फोकस में नहीं थे। अरे इससे अकल लगा यार, सोचो 4 पीढ़ी के बाद कोई नामो निशान रहने वाला है क्या उनका? पैसा तो आज है कल नहीं होता है, चलता रहते म्यूजिकल चेयर जैसा। तजी कुल लोग के लाज, भयो बनारसी आशिकबाज, करे आशिकी धरत न धीर, धरत बंद जो मेक फकीर। और क्या कह रहे आगे? एक टक ध्यान सो धरे, पिता अपने को धन हरे, चोर चूनी मानिक मणि, आन मिठाई घनी। आटा भी घर से ले जाकर बेचने लग गए, चुरा कर। बनारसी दास जी समझ रहे बच्चों? मतलब आपने घर में दिवालिया करना हो, यदि दिवाळाचं फुकायचं असेल लोग में कहते भी है, अरे एक नहीं संभल रही है, दूसरी शादी की बात कर रहे तुम, और तुम कह रहे 9 बहुओं तक चलता रहे। अरे कोई बहुओं का काम नहीं है, ये तात्कालिक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी इसीलिए तुम्हारी और हमारी शील की रक्षा बनी रहे। समझ में आता है? देखो जरा विचार करो बच्चों, मैं थोड़े हिसाब किताब की भी बात कर ले तो अरे आज तो भावेशन भी पूरा ही करना है मुझे तो आज, लेकिन फिर भी देखो बच्चों, एक गरीब से गरीब आदमी हो और उसकी पत्नी उसके साथ पूरी वफादार हो, शील में 1000 टुकड़े करने पर भी निगाह नहीं आवाज दौड़ा सकती। उस आदमी को आप देखो समाज में कैसे उठता है बैठता है, उसका रुतबा कुछ और ही होता है उसकी एफिशिएंसी देखो काम में। पूरे एफिशिएंट होते हुए लोग जिनको पूरा विश्वास है मेरी पत्नी शीलवान है, उनको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं लगती, वे पूरे फोकस करते हैं अपने काम पर। वे होते हैं समाज के सबसे सफलतम व्यक्ति, और वो आदमी स्वयं को कम नहीं समझता है। पत्नी की वफादारी को अपने जेब में डालकर वो सोचता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी तुम्हारे सामने खड़ा। बिल गेट्स है ना बच्चों, बिल गेट्स जिंदा है क्या? जिंदा है क्या?
चला गया ना। उसकी पत्नी यदि भाग जाए किसी और के साथ तो यकीन मानना वो दुनिया को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेगा और वो अनुभव करेगा कमरे में बैठकर, मैं दुनिया का सबसे दरिद्री इंसान हूँ। पैसे की कीमत आपको समझ में आ रही बच्चों? शील की कीमत समझ में आ रही है? आपके पेरेंट को यदि बुलाया जा रही है, कहा जाए निष्कासन कर रही, इसने लपड़े धपड़े किए हैं, बाप को क्या लगेगा? और यदि इसीलिए आपके बच्चे को इसलिए निकाला जा रहा है, हमने कहा कि उनके बहुत धर्म करता ही है, ऐसा ऐसा करता है अच्छी बात कुछ तो अच्छा बाप होगा कोई मेरे जैसा तो सीना चौड़ा करके और ले जाएगा, बोलेगा रुको साहब 2 दिन रुको, मैं हाथी की व्यवस्था तो करूँ पहले। कोई पहले बैंड बाजे की पार्टी थोड़ी देखो तो टीम, तभी तो ले जाओ, अभी यही रुको 2 दिन। आप समझ रहे बच्चों मेरी बात को? चलो मैं आपको कुछ साइंस बताने वाला था। वैसे यदि बाहर का अफेयर करता रहे आदमी, कितना खर्चा मिट सकता है उसका महीने का? आपको क्या अंदाजा, अनुमान कुछ करो तो। आपने भी कुछ कम दुनिया थोड़ी देखी यार विराज, बोलो कितना खर्चा मिटेगा उसका? 10-20 हजार। बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। 10-20 हजार उसका निपटेगा, गर्लफ्रेंड कोई होगी तो। और क्या गिफ्ट और कितने की देगा वो? क्या उसका पूरा खर्चे भी करेगा खाने का पाने का, तो इतना तो निपटेगा, राइट? 10 साल का कितना होगा? हाँ 10 साल का कितना होगा? 10-12 लाख। बढ़िया, मैथमेटिक्स भी ठीक ठाक है लग रहा है तुम्हारा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 50 साल में कितना होगा? 75 लाख। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैथमेटिक्स की टीचर की गरज ही नहीं है यार आपको। देखो 75 लाख में से 25 लाख तो शादी के पहले दिन निपटा देता है वो पति। बेवकूफ नहीं है वो आदमी, जरा अकल से विचार करो यार। और राजा जैसा और रह सकता है किसमें? बाहर की कोई रख दे राजा जैसा, मतलब बेछूट बेलगाम सांड जैसा, कोई भी कहीं भी घूमते रहो, कौन पूछता है उसको? मतलब उसके हिसाब से वो स्वतंत्र ही है ना। वो पैसा, और ये पैसे जीवन भर भी खर्च करने की गरज नहीं है, और चाहे जिसको चाहे जो बोल सकता है। फिर भी उसने, मैं ये कह रहा हूं, उसने शादी में ही आधा खर्चा कर दिया है। क्या है, राइट? लगभग करते भी इतना जो खर्चा कर सकते तो उसी हिसाब के आदमी की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। इतने का तो इंश्योरेंस करके रख जाता है, 10 गुना तो प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाता है, और घर में आता भी नहीं, भोग करने को भी उसको फुर्सत नहीं, इतनी मेहनत करता है वो। आखिर क्यों करता है? फिर क्यों टंटा पाला इसने इतना बेवजह, बिना कारण के? विवाह एक कितना पवित्र बंधन है, इसकी कल्पना यदि आप कर सको तो आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि पति मतलब केवल एक भोग का साधन नहीं है पत्नी के लिए। पति वह ढाल है, वो छत्र छाया है, वो छत है, वह सुरक्षा कवच है जो हर संकटों के पहले वो आकर खड़ा होगा। इन टाइम्स इज डॉक्टर, इन टाइम्स इज पेरेंट, इन टाइम्स इज फ्रेंड, और कुछ नहीं, आधी रात भी जान देने को ये तैयार है। और इसमें कोई शर्तें नहीं। कैसा रिश्ता? इसमें कोई शर्तें ही नहीं है। और बाहर कितने जनों के साथ कुछ भी संबंध रखोगे, वे सब संबंध रिश्तों पर चलने वाले हैं बच्चा। आपका पैसा जाना बंद हुआ, गिफ्ट देना बंद हुआ, खेल खत्म। अथवा उसको कोई बड़ी गिफ्ट देना चालू हुआ तो आपका पत्ता कट। ऐसा होता है कि नहीं? सब इसी पर चलता है। सब चमड़ी के दीवाने हैं, सब दमड़ी के दीवाने हैं बाहर। लेकिन घर वाला व्यक्ति, वो पति ने मूर्खता नहीं की है शादी करके, तो कल तुम पर एसिड भी छिड़क जाएगा कोई, ऊपर से नीचे तक जला के भी चला जाएगा, और 20 साल 25 साल तुम्हें सेवा भी करनी पड़ेगी तुम्हारी, टट्टी पेशाब भी साफ करना पड़ेगा पति को, पत्नी का, तब भी वो पीछे हटने वाला नहीं है। इतनी मूर्खता है क्या? हम कर लेंगे ना, हम कमा लेंगे। पैसे का कहाँ हिसाब लगता है यहाँ पर? तुम समझते ही नहीं हो, और तुम ही लोग ये कहते हो
तुम मानते हो पैसा सब कुछ है और कहते हो पैसा सब कुछ नहीं होता, भावनाएं भी कुछ है, और मानते तुम ही ऐसा हो, पैसा सब कुछ है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो बच्चों? मम्मी पापा कभी कितने जनों के सामने झगड़े घर में? जरा हाथ ऊपर करो। अच्छा, 3 ही जनों के साथ, 4 ही जनों के साथ झगड़े, ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे कशाला माग लागले त्याच्या? जबरदस्ती से झगड़वाना है थोड़ी? नहीं झगड़ते तो नहीं झगड़ते। और इसमें वे भी है हाथ ऊपर न करने वाले, जिनके घर वाले व्यसन करते हैं और पत्नी झगड़ती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा चल रहा है उनका, मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छा नहीं चल रहा है उनका, उनको कोई मतलब भी नहीं है, स्वार्थ के सगे बने बैठे, तुम गुटखा खाओ नहीं तो और कुछ खाओ, मैं आगे की बात नहीं कह रहा हूँ। शराब पियो नहीं तो और कुछ पियो, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। शादियों में ऐसा नहीं होता बच्चों। शादियों में कॉन्ट्रैक्ट के तहत बात चलती है, आप ये नहीं करेंगे, आपके कारण मेरी बदनामी होगी फिर समाज में। बाहर के लफड़े में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम कुछ भी करो, मुझे मेरे सैंडल जूते चप्पल से मतलब है, मुझे A1 कंपनी का सैंडल लेके लाके देना है, बस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। समझ में आ रहा है बच्चों? बर्थडे मनाना, ये मनाना, ये मनाना, शादियों में ये सब कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होती। मूर्ख है वे लोग जो ये सब मना कर रिझाने की कोशिशें करते हैं। एक सात्विक बंधन में, सात्विक विवाह के संबंध में ये सब कुछ रिझाने के कोई साधन नहीं हुआ करते, अर्थात रिझाने की जरूरत, बाहर के प्रसंगों की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर एक दूसरों को जान देने के लिए तटस्थ बंदे रहते निरंतर। सोचो ना यार, वो इज्जत भी नहीं देखता पति भी अपना, कर्जा लेकर भी कुछ भी करके लड़के को कुछ किडनी डैमेज, ये डैमेज, अभी कुछ भी हुआ लड़के को, कुछ भी हुआ, कौन देखने वाला है? सभी ये बिना शादी के हो सकता था ये? इसलिए जिनकी संभव नहीं है ब्रह्मचर्य, उनको विवाह की निरंतर प्रेरणा दी गई। विवाह मतलब कोई ऐसा थोड़ी है, कोई वेद कषाय को ही खत्म करने का कोई तरीका, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कई सारी बातों का आदान प्रदान होता है। एक बार बहुत अच्छा स्पीच मुक्ति की मम्मी ने डिलीवर किया था, वो उसको कभी पढ़ लेना चाहिए आपको। सुगृहिणी क्या है, क्या था वो? सुगृहिणी बनना क्या है वो, क्या था हेडिंग? क्या बोलो, कुछ तो बोलो। सुगृहिणी की चरम उपलब्धि, ऐसे इस रूप में कुछ था, सब पढ़ लेना चाहिए। मैंने उसमें काफी एंगल्स पर मैंने भी विचार किया था काफी। चलिए, खैर, परस्त्री सेवन इतना खतरनाक है, मैंने कहा आपको। भाव व्यसन देखते हैं। 2-5 मिनट में आज हवा, ओह 3 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो गए। देखो, एक बार पढ़ लीजिए। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह है द्युत कर्म देह की मगनताई, यह है मास भागी वो मोह की गहन सो अजान, यह है कुमति की रीति गणिका को रस चकी वो, निर्दय प्राण घात कर वो, यह शिकार पर नारी संग पर, बुद्धि को पर की वो, प्यार सो पराई सो जग गरीब की जाय चोरी, एक साथ व्यसन विकारी ब्रह्म सखी हो। पर बुद्धि को परखिबो के मैंने 5-6 अर्थ किए हैं। अब मैं फटाफट कहूंगा क्योंकि मुझे 2-3 मिनट में समेटना है। अब मैं खुलासा बिल्कुल नहीं करूंगा, आप नोट करके आप घर पर सोच सकते हो। बनारसी दास जी कहते हैं परस्त्री सेवन वो तो ठीक है, बाहर का जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन जो इस ब्रह्म में है, हम तो ब्रह्मचर्य से रहते हैं, वे भी आध्यात्मिक तौर पर निश्चय से किस प्रकार परस्त्री का सेवन करते हैं बताते हैं। क्या परस्त्री मतलब पर बुद्धि को परखना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पॉइंट 1, लेना न देना। कोई दिखा तो बस प्रश्न पूछते रहे, कोई विद्वान दिखा उनको प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, अभी पहला उत्तर पूरा भी नहीं हुआ, दूसरा प्रश्न चालू, दूसरा तीसरा प्रश्न चालू, और क्या उत्तर दिए इसकी भी कोई खबर नहीं।
ना पालन करना है उनको जीवन में, केवल टाइम पास करना है, लेना न देना, बस प्रश्न पूछना का उनका काम है। केवल दूसरों की बुद्धि को तपासते रहते हैं। 1 2 कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, वो दूसरों को केवल इसलिए पूछते हैं इनका इस संबंध में क्या सोचना है, इनको ये चीज आती है कि नहीं आती है। ईर्ष्या मत्सर से ग्रसित रहते हैं ये लोग। पहले टाइम पास वाले लोग, दूसरे ईर्ष्या मत्सर से ग्रसित लोग। आप आपके स्कूल लाइफ में भी देख सकते हो ऐसे। तीसरे वे लोग हैं कि बस टटोलते रहना उनको, कौन कितना अध्ययन करता है, कौन अध्ययन नहीं करता और कौन कितने पानी में है। तीसरे वे। चौथे वे है जो हम यहां से भी देखते, प्रवचन गद्दी पर बैठे, वे कहते फलाने प्रवचन करनी है, कहा इसमें फलाने प्रवचन करनी है, कहा फलाने प्रवचन करने, फलाने प्रवचन कर, फलाने फलाने फलाने। अब इस पर 10 जनों ने क्या कहा वो तो सुना देता है, लेकिन मुझे क्या लगता है ये दम से बोलने की उसकी सामर्थ्य नहीं, ना नए विचार रखने की सामर्थ्य। वहां का उठाया यहाँ पटक दिया, वहां का उठाया यहाँ पटक दिया। अरे फिर उन्हीं को सुन लेंगे ना लोग। तुम कुछ नया दोगे भी और थोड़ी देर के लिए तुमने उनको कोट भी किया, तो कोट के पीछे तुम्हारा अपना मूल प्रवचन तुम्हारा चाहिए। यार कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। कभी इनका ऐसा सोचना, इनका ऐसा सोचना, इनका, तुम पूर्व बुद्धियों की ही चर्चा करने में लग गए। तुम निष्कर्ष के रूप में तुम्हें कुछ बताना जरूरी था। समीक्षा का भी पूरा साहस तुम्हारे में होना चाहिए था कि इन्होंने ये कहा ये मुझे ठीक नहीं लगता है। तुम तो लकीर के फकीर बनते रहते हो। ये अंतिम पॉइंट, बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं केवल इसीलिए आते हैं प्रवचनकार नए आए जरा देख कर आते हैं, इसलिए अक्सर नए प्रवचनकारों में सब पूरी फुल टू भीड़ रहती है। और नया कोई वक्त हो तब भी सब रहते हैं। वक्त जो पुराना होता रहता है सभा साफ हो रहता है। अब कोई नया है तो देख लेंगे और घर पर एक ही चर्चा होती है। प्रवचनकार बढ़िया है, बढ़िया मतलब और कुछ नहीं, दूसरों के, अरे तुम्हारे विरक्ति के लिए सुन रहे हो बाबा, तुम भूल क्यों रहे हो? तुम्हें शैली और शीला से क्या मतलब है? तुम तो वैराग्य को निचोड़ो, अपना अपना काम करो। तुम इस बात को समझते नहीं है वे, तो केवल इसमें लगे रहते हैं। वो केवल बाहर के प्रवचन क्वालिटी में पड़े रहते हैं। उनके लिए बनारसी दास जी कहते हैं दूसरों की बुद्धियां मत टटोलो, न क्या है न छेड़, न तू क्या है, तू उसे कभी न छेड़, क्या बजने दे तू जग की तंत्री को, तू उसे कभी न छेड़, तुझे पराई क्या पड़ी अपने आप निबेड़। नहीं दे तू उपदेश को, ले ही तू उपदेश, सबसे न्यारा आगम है यही ज्ञानी का देश। समझ में आता है बच्चों? हम उपदेश को देने के भी बहाने लेना चाहिए और हमें क्या कहना चाहिए, आशय क्या कह रहे हैं वक्ता, यह हमें ग्रहण करना चाहिए था। आप पकड़ रहे हैं और विरक्ति से अपना मतलब रखना चाहिए हमें। ये भाव पर स्त्री सेवन की चर्चा बनारसी दास जी ने की है। मुझे काफ़ी चर्चा करनी थी, हमारी केशभूषा वेशभूषा कैसी होनी चाहिए जिससे पर स्त्री सेवन के दोष से हम बच सके, लेकिन अभी इतना मुझे टाइम रहा नहीं है। आप इसको समझते रहे, कभी प्रसंग आएगा तो देख लेंगे। निज निधि निज ने बताई